नमस्कार। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं जो हैं वो आती हैं आर्थिक गतिविधियों में। आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं? वे क्रियाएं जिनसे क्या है, आय प्राप्त होती है। सबसे पहली बात, क्रिया। क्रिया किसे कहेंगे? किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना और कोई भी जो कार्य है, ठीक है ना। अब उसमें यदि आय के लिए यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रिया। मैं आपको बताऊं, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको ये चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को गौर करोगे। मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। सीधी सीधी बात है, मानव की वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनको हमने कितने भागों में बांट दिया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अब हमारे को यह ध्यान रखना है कि ये आर्थिक गतिविधियां जो हैं ये अलग अलग कैसे हुई। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो किससे हैं? पर्यावरण से। पर्यावरण का मतलब यहां पर क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से है। प्राकृतिक का मतलब यहां सीधा सीधा मतलब ध्यान रखना है, प्रकृति से। सीधा कोई भी व्यवसाय जो सीधा किससे जुड़ा हुआ हो? पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो, सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। जैसे हमारे को यहां ध्यान रखना है, जैसे जैसे का मतलब है कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्यन यानी मछलियों को पकड़ना, खनन कार्य करना, आखेट करना। ये सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक या प्रकृति या प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती है? वो होती है विनिर्माण से संबंधित। किससे संबंधित होती है? विनिर्माण यानी इंडस्ट्री से संबंधित होती है, भवन निर्माण से संबंधित होती है, जिनसे क्या है, किसी चीज का निर्माण किया जाता है वो। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं सेवाएं। क्या आती हैं? सेवाएं। सेवाओं के अंतर्गत आती है जैसे अध्यापक अध्यापन करके सेवा करता है, डॉक्टर अपनी चिकित्सा के द्वारा लोगों की सेवा करता है। इसके अलावा इंजीनियर, ये सब जो है कार्य जिनको हम देखते हैं, ये सभी कार्य क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसे तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। चतुर्थ क्रियाकलाप में जो चीजें शामिल हैं वो चीजें हैं नीति निर्माण। वैसे नीति निर्माण को हम इसमें न शामिल करके किस में कर लेंगे? पंचम में कर देंगे, नीति निर्माण। इसमें आ जाते हैं रिसर्च यानी शोध। पॉलिसी जो बनाई जाती है उनका क्या है? व्यवस्थापन। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप में। और बहुत बड़ी जो नीति निर्माण, कानून निर्माण से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, वो आते पंचम में। हमारे को आज हमारा टॉपिक का नाम यह है प्राथमिक क्रियाएं। देखो यहां पर हर बात को मैंने बहुत ही बारीकी से लिखा है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण से। यह आर्थिक क्रियाएं भूमि, जल, खनिज आदि पर क्या है? निर्भर होती है। इनके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, भोजन संग्रहण, यहां आप लिख लोगे भोजन संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन, ये सभी कार्य क्या आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और ये बहुत बारीक बात है। क्या आसान बात है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ये तो है, इनके अलावा नहीं है।
और ये आपको ये पूछा जाए कि प्राथमिक क्रियाकलापों में किसको शामिल किया जाता है, तो वे क्रियाएं जो क्या है सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई रहती है, प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी रहती है, उनको प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। उसके अंतर्गत कृषि करना, आखेट करना, मत्स्यन, खनन, पशुपालन, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब हमारे को पढ़ना है कि आखेट और भोजन संग्रहण। आपने पहले की बातें, यदि पुराने बातें हम सुनते हैं तो हमारे को यह होता है कि पहले आदिम जीवन था, और आदिम जीवन में क्या था, ज्यादातर लोग भोजन संग्रहण करते थे, कंदमूल, फल, मांस वगैरह खाते थे, वो पशुओं को मारकर इकट्ठा कर लेते थे, जिससे वो क्या है आगे के समय में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यह भोजन संग्रहण। आपने कई जगह ऐसा भी सुना होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर जो लोग घूमते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, जैसे गोंद वगैरह ये लेके आते हैं, तो ये क्या है, भोजन संग्रहण ही तो है। और आखेट, आखेट यानी शिकार करना, शिकार करना, और भोजन संग्रहण का अर्थ होता है अपनी जरूरत के लिए भोजन को क्या करना, इकट्ठा करना। अब देखो इसमें दो कारण बनाए मैंने, जीविकोपार्जन संग्रहण और वाणिज्य संग्रहण। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। जीविकोपार्जन का मतलब है कि जीवन यापन करने के लिए उन कंदमूल फलों को खाकर हमारा जीवन यापन हो जाए, शिकार कर ले तो उससे जीवन यापन हो जाए, वो तो जीविकोपार्जन है। वर्तमान में हम देखते हैं कि कई लोग जो ऐसी चीजों का एकत्रण करके बाजार में बेचते हैं, जैसे गोंद का बेचना, हमारे यहां लोकलिटी में केरिया वगैरह ये भी बेचते हैं, तो ये वाणिज्यकरण हो गया। कत्था है, और भी कई उत्पाद है, कई तरीके की लकड़ियां हैं, कई तरह की औषधियां हैं, वो सब क्या आती है, वाणिज्य संग्रहण कहलाते हैं, जिनसे व्यापार की गतिविधियों को पूरा किया जाता है। चलवासी पशुचारण, हमारे यहां स्थानीय भाषा में एक शब्द होता है रेवड़। आपने देखा है कि गांवों में जो भेड़ पालन करने वाले लोग होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। वहां पर जब सर्दियां पड़ती हैं तो वो वहां से क्या पहाड़ी क्षेत्रों से वापस मैदानों में आ जाते हैं, मैदानों में जब गर्मियां होती है तब वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये जो है ये चलवासी पशुचारण है, यानी पशु को एक जगह बांध कर नहीं पाला जाता, पशुओं को क्या है फिरवाकर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहां पर उनको क्या चारे की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, वो चलवासी पशुचारण है। यानी चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह, जहां चारा मिल रहा है वहां पर क्या है उपलब्धता और गुणवत्ता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते। बात को फिर समझो, चारा और पानी जहां मिल रहा है वहां पर क्या है अपने पालतू, पालतू लिखा है, जंगली नहीं लिखा है, पालतू पशु जिनको पशुओं को पाल रखा है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, वो क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण कहलाता है। अब आता है वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित स्थान होता है, बड़े बड़े बाड़े होते हैं, इन पर पशुओं को पाला जाता है और वहां पर एक ही नस्ल के कई पशु होते हैं। यह ध्यान रखना, एक ही नस्ल के कई पशु होते हैं और इनके चारे की भी व्यवस्था वहां से स्थानीय रूप से की जाती है। यह क्या है, वाणिज्य पशुधन है। इसका मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं करना है, इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है। इनसे प्राप्त, जैसे दूध प्राप्त हो रहा है, दूध से डेयरी उत्पाद तैयार किया जाता है, मांस प्राप्त हो रहा है, ऊन प्राप्त हो रही है, तो वो एक जैसे बाड़ों को जो है, बाड़ों में एक ही जैसे पशुओं को पाला जाता है, बड़े स्तर पर पाला जाता है, वो है वाणिज्य पशुधन पालन। अब देखो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, अर्थ इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसमें क्या होता है विशाल क्षेत्र वाले फार्मों पर किया जाता है। यहां पर अंडरलाइन आपको यही बात है, पूंजी, यह पूंजी प्रदान नहीं है, ध्यान रखना, यह क्या है, यह पूंजी प्रदान नहीं है, क्योंकि पशुओं को छोटे स्तर पर रखा जाता है, 10, 20, 40, बाद में उन्हीं से क्या है ग्रोथ बढ़ती जाती है, परंतु इस पर क्या होता है अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान है। व्यवस्थित भी है, डॉक्टर वगैरह सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि पशु यदि बीमार हो गए तो उनमें बीमारी फैलने का डर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है अधिक व्यवस्थित भी है और पूंजी वाली क्या है
पशुधन पालन है। पशुओं की देखभाल प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी देखभाल कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती। रेवड़ वगैरह में क्या की जाती है, जबकि इन पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और इनकी विशेष देखभाल होती है। इसके बाद में आते हैं पशुओं के प्रकार। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं, जैसे सहारा एशिया में भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह पाले जाते हैं, जबकि इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अनुकूल होता है। आप यहां पर गौर करना, अनुकूल होने वाले क्षेत्रों में ही उन पशुओं को पाला जाता है। जैसे हमारे यहां भेड़, बकरी, इनको पाला जा सकता है, तो इनका बहुत बड़े स्तर पर फार्म हाउस बना के और एक ही तरह के पशुओं को पाला जाए, वो क्या है, वो क्या है, वो कहलाता है वाणिज्य पशुधन पालन। जबकि यहां पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और एक ग्रुप में रखा जाता है, जिनसे क्या है, एक विशेष प्रकार की आमदनी हो और जीवन यापन किया जा सके। देखो, जो चलवासी पशुचारण है वो ध्यान रखना, अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया और मध्य चीन तक, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। इसमें ध्यान रखना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं आपको एक बार छोटे से मैप के द्वारा इस चीज को बताने का प्रयास करूंगा। मैपिंग आनी चाहिए और ये एग्जाम में मैप से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखो, इसमें ये क्या बताया, चलवासी पशुचारण के लिए, तो इन्होंने चलवासी पशुचारण के लिए जो क्षेत्र बताया है वो यहां से होता हुआ अरब प्रायद्वीप, भारत और चाइना के मंगोलिया तक, ये जो क्षेत्र है ये चलवासी पशुचारण के लिए बताया है। इसके अलावा इन्होंने कौन सा क्षेत्र बताया है, इन्होंने ये बताया यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश का मतलब है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो यहां पर पाए जाते हैं चलवासी पशुचारण। और अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी इलाका, जो कालाहारी मरुस्थल वगैरह का जो हिस्सा आता है, बाद में नामीब मरुस्थल आता है, और मेडागास्कर, ये तो बताया इन्होंने चलवासी पशुचारण का। जबकि वाणिज्य पशुधन पालन है ये ऑस्ट्रेलिया है, तो मैं आपको कलर चेंज करके थोड़ा सा याद रह जाए उस हिसाब से बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद में आपका आ जाता है यहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर है अर्जेंटीना, यहां है उरुग्वे और यहां पर है यूएसए। तो इनमें क्या पाया जाता है, वाणिज्य पशुधन पालन पाया जाता है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आदिकालीन कृषि। आदिकालीन कृषि का मतलब यह है कि इस समय टेक्नोलॉजी का पूर्णतः अभाव था। यहां पर वनों को काटकर, जलाकर, वहां पर बीज बिखेर कर खेती की जाती थी। यह बहुत ही क्या है, पुरानी पद्धति है, जिसमें बीज बिखेरने पर वो बीज उग जाते थे, और इसको आदिमकालीन भी कहते हैं, स्थानांतरित भी कहते हैं, दहन एवं कर्तन भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके नाम भी अलग है, जैसे झूमिंग भी है, दजिया भी है, ऐसे अलग अलग नाम है। राजस्थान में इसको वालरा भी कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जंगलों को काटकर, साफ करके,
जलाकर वहां पर खेती करना। जब उसकी उपजाऊ क्षमता की कमी हो जाए तो उसको अलग स्थान पर ले जाकर उसकी क्या है, उस दूसरे क्षेत्र को बुआई करना। उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाए तो वापस पहले वाले पर आना या किसी अन्य स्थान पर जाना, तो स्थानांतरण हो जाता है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये खेत स्थायी नहीं होते। खेत स्थायी नहीं है इसका मतलब क्या है, स्थान परिवर्तन होता रहता है। खेत देखो आदिकालीन खेत है, खेत छोटे छोटे। कृषि पद्धति इनमें क्या है, जंगलों को काट कर साफ करके खेत का उपजाऊ समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगह खेती कर लेते हैं। औजार पारंपरिक है, जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े, पुराना तरीका एकदम। क्षेत्र कौन सा है, तो यहां पर ध्यान रखना, क्षेत्र है क्षेत्र कौन सा है भाई, क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय आदिम जाति के लोग ये कृषि करते हैं। ये अफ्रीका में है और दक्षिणी और मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो यहां पर मैं एक छोटा सा मैप बनाकर इसको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा गौर कर लेना। ये तो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो हमारे कौन सा क्षेत्र बताया था इन्होंने, स्थानांतरित कृषि की जाती है। अच्छा ये के लिए हाँ, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया तो यही आ गया, अफ्रीका का क्षेत्र आ जाता है। ये अफ्रीका रही, तो ये अफ्रीका में आ गया। और एक क्षेत्र हमारा ये आ जाता है जो, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य अमेरिका का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। गहन निर्वाह कृषि, तो देखो गहन निर्वाह कृषि में यह है कि कृषि का अधिकतम उपयोग किया जाता है और उस पे फसलें हैं वो ज्यादा ली जाती है। एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक चावल रहित। देखो चावल प्रधान में चावल मुख्य फसल है और इसमें क्या है, चावल के अलावा है, जैसे गेहूं है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं चावल प्रधान निर्वाह कृषि। जैसा कि इस कृषि के नाम से यह कि इसमें चावल प्रमुख फसल है, चावल को सिंचाई चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। खेतों का आकार क्या होता है, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेत छोटे होते हैं और एक खेत से दूसरे खेत दूर होते हैं। अब यहां ध्यान रखना है, श्रम का गहन उपयोग होता है, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम। देखो यहां पर निर्वाह शब्द आया है ना, निर्वाह शब्द का यहां मतलब क्या हो गया, निर्वाह शब्द का मतलब हो गया आदिम तरीका है। आदिम तरीका है तो आदिम तरीके में मानव श्रम रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। प्राकृतिक खाद, खाद वगैरह भी गोबर की खाद, पत्तियों से निर्मित वही खाद का उपयोग किया जाता है। चावल रहित, इसमें जो है गेहूं, सोयाबीन, जौ, शोरपम। अब देखो इसमें चावल की खेती के लिए जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती वहां पर इसको बोया जाता है, यह ध्यान रखना है। इस भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, वो की वो बात है। खेत है वो छोटे होते हैं, बिखरे होते हैं, अधिकतर कार्य पशुओं से किए जाते हैं। और मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, मुख्य क्षेत्र है उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु का मैदान। यह आपको ध्यान रखना है, गंगा सिंधु का मैदान, मंचूरिया और उत्तरी जापान। ये आपको एग्जाम में आपके मैप से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उनमें पूछा जाएगा। रोपण कृषि, देखो रोपण कृषि में वो फसलें जिनकी क्या है पौध लगाई जाती है उसको रोपण कृषि कहते हैं। तो देखो किन किन की पौध लगाई जाती है, चाय की, कॉफी, कॉफी को कहवा बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना।
कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास जिसको पाइनएप्पल बोलते हो, इनकी पौध लगाई जाती है। खेत का आकार क्या होता है? बागान होता है, बागान बगीचे होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। पूंजी निवेश क्या होता है? इसमें बगीचे लगाने तो पूंजी निवेश अधिक करना होगा। तकनीक व वैज्ञानिक विधियां, इसमें देखो बगीचे लगाने हैं तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। और एक फसल बोई जाती है, एक फसली कृषि है, ठीक है ना। एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। श्रमिक ज्यादा चाहिए और परिवहन के साधन भी होने चाहिए जिनसे इन चीजों को, तैयार चीजों को बाजार तक ले जाया जा सके। और ये इनकी खेती होती कहां है? इनकी खेती होती है यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के द्वारा उष्ण कटिबंधीय। अब देखो उष्ण कटिबंधीय का मतलब है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो भी भाग आता है उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसमें उपनिवेशों में, उपनिवेश क्या है? जो इंग्लैंड के अधीन रहे हुए हैं उन देशों में इनकी खेती की जाती थी, दासों को ले जाया जाता था। और ये अब आ जाओ आदिम कृषि में एक प्रकार आ गया स्थानांतरित कृषि। तो वही बात है, जलाकर या काटकर पेड़ों को साफ करके जंगलों को, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। अब देखो इसके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। जुमिंग, भारत में क्या कहते हैं? जुमिंग। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में लादांग कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग है। चाइना, ये कई तरीके के नाम आते हैं, परंतु हमारे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में हमारे यहां से ही क्वेश्चन आएगा। झूम कृषि में क्या है? वनस्पति को काटा हुआ जला दिया जाता है और जली हुई राख को क्या है? उर्वरक के रूप में काम करते हैं। बोए गए खेत में बहुत छोटे छोटे होते हैं और खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन भूमि को जलाकर कृषि भूमि तैयार करते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको झूम कहते हैं। अब फिर वही की वो बात है। मिश्रित कृषि, अब देखो मिश्रित कृषि को राजस्थान में एक अलग वे में ले जाया जाता है जो गलत है। यह मानना जाता है कि जैसे मोठ है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उसको एक साथ बीज दिया वो मिश्रित है। नहीं साहब, बुआई होगी फसल के साथ, पशुपालन हो वो कहलाती है क्या? मिश्रित कृषि। खेती के साथ, कृषि के साथ पशुपालन हो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। तो देखो पशुपालन और फसल उत्पादन को समान महत्व दिया जाता है। पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कट। कुक्कट का मतलब है कि आपका मुर्गा आय के प्रमुख स्रोत है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। अब यदि पशु पालोगे तो आपको क्या है? चारा रखना पड़ेगा, तो चारे की फसलें भी बोई जाती है। खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसल गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल आदि होते हैं। सस्यावर्तन अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सस्यावर्तन, सस्यावर्तन का मतलब है फसलों को बदला जाता है। फसलों को बदला जाता है। जैसे ग्वार वगैरह की फसल होती है तो उससे क्या है? उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। इसके अलावा प्रतिभूमि भी छोड़ा जाता है। इसको प्रतिभूमि का मतलब है, राजस्थान में उसको अड़ावा बोलते हैं, अड़ावा छोड़ दिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखने है। इस प्रकार की खेती कहां की जाती है? इस प्रकार की खेती है वो अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण वाले भाग। फिर ध्यान देना, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण। शीतोष्ण का जो भाग आता है, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण की समान जो विशेषताएं पाई जाती है वो समशीतोष्ण वाला भाग है, वहां पर इसकी खेती की जाती है। ऋतु प्रवास, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऋतु प्रवास क्या है? ऋतु प्रवास का मतलब है कि ऋतु प्रवास, पहली बात आती है, प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, प्रवास कहलाता है। और ऋतु के अनुसार यदि परिवर्तन हो जाए, जैसे सर्दियों में क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोग क्या है, अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं क्योंकि वो बर्फीले है।
गर्मियों में क्या होती है, उनकी बर्फ पिघलती है और सुनहरे घास के मैदान बन जाते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। तो ऋतु में परिवर्तन होते ही उनका प्रवास हुआ या नहीं हुआ, इसे ही कहते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार स्थान परिवर्तन ही ऋतु प्रवास कहलाता है। ट्रक कृषि, अब ट्रक कृषि क्या है भाई, ट्रकों को बोया जाता है, छोटे ट्रैक्टर बो दिए बाद में ट्रक बन गए, ऐसा होता है? नहीं। ट्रक कृषि वो चीजें हैं जिनको तैयार होने के बाद में एक स्थान से, मतलब खेत से बाजार तक एक रात में ट्रक द्वारा दूरी तय कर ली जाए, उसे ट्रक कृषि कहते हैं। यानी बाजार के मध्य रात भर में तय करते हैं। ट्रक बाजार के मध्य की दूरी, खेत से बाजार के मध्य की दूरी एक रात में तय करते हैं, इसी कारण इसको ट्रक कृषि कहते हैं। वर्तमान में यह संदर्भ बदल गया है, क्योंकि आजकल क्या है, वो जो चीजें, जो सब्जियां या जो भी चीजें, दूध वगैरह, ये जो तैयार होते थे उनको हाथों हाथ पहुंचाना है, परंतु आज क्या है, फ्रीजर की इनकी ट्रकों में व्यवस्था हो गई, तो ये आराम से पहुंचते हैं, लंबे समय तक इनको रखा जाता है। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि क्या है, पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, उनके स्वास्थ्य, प्रजनन, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता है। मतलब डेयरी कृषि का मतलब क्या है, पशुओं को पालना, और पशुओं को क्या है, सिर्फ दूध के लिए पालना। डेयरी कृषि की विशेषता क्या है, पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार, दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। यंत्र, दूध निकालने की मशीनें, फैट अलग करने की मशीनें, सह उत्पाद तैयार करने की मशीनें, तो ये सब क्या है, अधिक पूंजी वाला उद्योग है। श्रम, पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के लिए वर्ष भर क्या है, लोगों की आवश्यकता होती है, तो ये तो होना ही है। नगरीय औद्योगिक क्षेत्र में विकसित यातायात के साधन, प्रेस शीतकों का उपयोग और पाश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट स्थापित की जाती है। देखो, डेयरी कृषि कहां की जाती है, शहरों के नजदीक होती है, क्योंकि शहरों में फ्रीज वगैरह, प्रेस शीतक यानी फ्रीज वगैरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। बाजार, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है, क्योंकि ये ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद अच्छे बाजार होते हैं। भाई शहरों में दूध बिकेगा ज्यादा और डेयरी उत्पाद भी बिकेंगे, तो ये शहर और औद्योगिक केंद्रों के, क्योंकि औद्योगिक केंद्रों में भी लोग रोजगार के लिए रहते हैं। मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप है जिसको तस्मानिया बोलते हैं। मैप का जो है अलग वीडियो लेके आऊंगा, जहां पर इन मैपों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। भूमध्य सागरीय कृषि, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ये कौन सी जगह है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पास का जो एरिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप पर, ये है भूमध्य सागर। इटली है ये पर, यहां पर स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, और यहां पर क्या है आपका आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, बाद में जर्मनी आ जाता है। ये जो एरिया है इधर आ जाता है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, ट्यूनीसिया है, आपका मिस्र है, इसको भूमध्य सागरीय कहते हैं। ये भूमध्य सागर के चारों तरफ के, यहां पर शीतकाल में ज्यादा वर्षा होती है और यहां पर खट्टे फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जैसे अंगूर, अंजीर, इनके अलावा भी जो जैतून है, किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, ये उत्पादित होते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि जलवायु प्रदेशों में की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फल, यह ध्यान रखना, खट्टे फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह शुष्क कृषि भी की जाती है, इसमें अंजीर, जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु में क्या है, फलों की और सब्जियों की मांग यूरोपीय देशों में और अमेरिकी देशों में रहती है, तो यहां से पूर्ति की जाती है। यहां पर अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा शराब बनाई जाती है। मदिरा जो आपकी शैंपेन, बोर्डो, इनका नाम सुना है ना, ये अंगूर वगैरह इनसे तैयार होती है, तो ये वहां पर तैयार होती है। अब आती है सहकारी और सामूहिक। सहकार, कोई भी कार्य है उसमें समूह बनाकर, तो इसमें क्या है, स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कार्य संपन्न करते हैं। इसमें संस्था बनती है, सभी लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं और अपना जो भूमिका है वो गौण रखते हैं। वैसे भूमिका गौण नहीं है, आप ये ध्यान रखना। जैसे कोई 20 लोग मिल लिए, तो उनमें सबसे पहला हित होगा इस सहकारी कृषि का।
उसके बाद में जो अपने पर्सनल खेतों की बुआई की है उनका काम बाद में करना होगा या अलग होके करना होगा, उसमें डिस्टरबेंस नहीं है। जबकि सामूहिक कृषि में भी यही लगभग है, संपूर्ण समाज या सामूहिक श्रम आधारित होता है, सभी ग्रुप में होके, पर इसमें संस्था का निर्माण होता है। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण होते हैं, मैंने बता दिया खुद का खेत अक्षुण है, उसको पहली प्राथमिकता नहीं है। सामूहिक कृषि में कृषक अपनी सभी संसाधनों का मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। यह ध्यान रखना, वो खुद हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में रह सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते। सहकार समितियां कृषक को सभी रूप से सहायता प्रदान करती है। सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रित करती है। इसमें क्या समितियां सपोर्ट करती है, इसमें सरकार का सपोर्ट होता है। सहकारी समितियां अपने उत्पादों को अनुकूल स्तर पर बेचती है, अनुकूल होनी जरूरी है स्तर पर है, परंतु इसमें सरकार के निर्धारित मूल्य पर ही खरीदती है, या एमएसपी मान लो। देखो इसमें तो क्या है कि जैसे मान लो अभी किसी चीज का 5,000 का भाव है तो ये वेट करेंगे 7,000 के भाव लेंगे, परंतु इनको क्या सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचा जाता है। ये रूस में क्या है, सामूहिक कृषि का प्रचलन है, जिसे क्या कहा जाता है, कोलख होज कहा जाता है। और यह है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि यूरोपीय देशों में। इसमें संस्था होती है, इसमें सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इसमें संस्था क्या करती है, अपने देखो इसमें तो खुद के व्यक्तिगत फार्म हो सकते हैं छोटे छोटे, परंतु इनमें अक्षुण है। इसमें क्या है, सहकारी संस्था अपने फायदे के लिए डिसीजन लेगी, इसमें सरकार क्या है, सरकार के अनुसार इन चीजों को बेचना होगा। विस्तृत वाणिज्य कृषि, देखो इसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह चीज मैं आपको बता देता हूं, इनको घास के मैदान कहा जाता है। देखो इसमें कुछ घास के मैदानों के नाम पूछे जाते हैं, तो यहां पर ये यूएसए है। यूएसए में जो घास का मैदान है उसको कहते हैं पेरी प्रदेश, और यहां एक देश है उसका नाम है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है वो कहलाता है पंपाज या पंपास। यह है दक्षिणी अफ्रीका, इसको यहां पर कहा जाता है वेल्स। वेल्स यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसको कहा जाता है डाउन्स। ये जो है इससे बने हुए इनको कहते हैं न्यूजीलैंड। मैप भी साथ तैयार हो रहा है और ये चीजें भी आपके क्लियर हो रही है। न्यूजीलैंड में इसे कहते हैं कैंटबरी। इसके अलावा यहां पर एक देश है हंगरी, उसे कहते हैं पुश्तोज। और यहां एक देश है यूक्रेन जो अभी विवादों में, इसे कहते हैं स्टेपी या स्टेपीज। ये सभी घास के मैदान है, यहां एक ही तरह की कृषि की जाती है। ज्यादातर ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है और इन उत्पादन में बहुत बड़े फार्म हाउस होते हैं, और इन फार्म हाउस में क्या काम किया जाता है, मशीनों से काम किया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनें कार्य करती है, और ये फार्म हाउस बहुत बड़े होते हैं, और इसी कारण इनमें बहुत बड़ा पूंजी निवेश होना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके एग्जाम में ये आसानी से काम आ सके। तो ये ध्यान रखना। विस्तृत वाणिज्य कृषि, डेयरी कृषि।
डेयरी कृषि में वो की वो बात है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, ये क्षेत्र बता रहे हैं। सहकारी ये भी बताया हुआ है, अभी मैंने चर्चा कर दी। उद्यान कृषि वगैरह, ये मिश्रित कृषि, सब की बात हो गई। अब आता है खनन। खनन का मतलब क्या होता है? जमीन से खोदकर, पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर जो क्रिया की जाती है खोदने की, उसको तो खनन कहते हैं। और जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खोदना क्या है? खनन है। और जो खोदकर जो प्राप्त किया वो क्या है? खनिज है। तो ये ध्यान रखना, खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। एक है भूमिगत खनन और एक है धरातलीय खनन। देखो, भूमिगत खनन का मतलब है कि ये भूमि है और ये इसकी ऊपर की परत है। अब इसको अलग करके, जैसे इससे अलग किया इतने हिस्से को, और अब यहां पर गड्ढा कर लिया, ये अब ये प्राप्त किया जा रहा है, तो ये तो है भूमिगत खनन। और यदि मान लो ये कोई भूमि है और यहां पर इसको यहां से खोदा जा रहा है और ऊपर से ऐसे ऐसे खोदा जा रहा है पूरे हिस्से को, मतलब कहने का मतलब है एक तो गहराई में जाना और एक क्या है? ऊपर से खोदना। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं खनेड़ा, खनेड़ा खोदना है, वो तो है धरातलीय खनन। और भूमिगत यानी कुएं जैसा कुछ खोदकर प्राप्त करना, वो है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन है वो बहुत जोखिमपूर्ण है, असुरक्षित है, सुरक्षात्मक उपायों और उपकरणों पर अत्यधिक खर्च होता है, इसमें दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है, खाने का काफी गहराई पर होती है। इन खानों में वेदन मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियां और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। वायु संचार प्रणाली की कैसे? आंतरिक भाग में क्या होती है? जहरीली गैस इकट्ठी हो जाती है, इस कारण उनको बाहर निकालना और ऑक्सीजन की सप्लाई करना, यह भी जरूरी है। परिवहन भी जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है। धरातलीय खनन में क्या? आसान है, सुरक्षित है, सस्ता है। खनन सुरक्षात्मक उपायों उपकरणों पर अत्यधिक खर्च नहीं करना पड़ता। खनिजों के भंडार धरातल के निकट कम है, गहराई पर होते हैं। यहां पर क्या है? धरातलीय खनिज क्या है? ऊपर से जब खोदा जाता है वो, उसको वैसे हम ये भी कह सकते हैं, जो भूमिगत है उसको कूप की खनन विधि भी कहते हैं। कूप यानी कुएं जैसा बनाकर उसका खोदना। खनिजों खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो सबसे पहली बात है खनिज कैसा है, ये तो सबसे पहले निर्भर है कि खोदने में ज्यादा खर्चा हो जाए, इससे तो अच्छा है दूसरी जगह से खरीद लिया जाए। दूसरा, भौमिक संरचना कैसी है, तो वो ध्यान रखना। इसमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति कितना है और कौन सी श्रेणी का है, वो सबसे निर्भर करता है। खनिजों की अत्यधिक गहराई, खनिजों में धातु की मात्रा कम प्रतिशत, उपभोग के स्थान से अधिक दूरी खनिजों के खनन व्यय पर बढ़ा देती है। अब देखो क्या है भाई, यहां से कोई खनिज निकाला, वो निम्न कोटि का है और कम मात्रा में मिला और बाजार से बहुत दूर है, तो उस पर तो खर्चा ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसा खनन क्या है? प्रभावित करता है खनन को और खनन कम होता है। आर्थिक कारक, खनिज की कितनी मांग है यह भी इस पर निर्भर करता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, या टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ रही है या महंगी पड़ रही है, पूंजी कितनी है, यातायात कितना है हमारे पास, श्रम यानी लोग कितने हैं कि आसानी से हम निकाल सकते हैं, तभी ये क्या है? खनिज होगा। विवर्त खदान का, विवर्त का मतलब है ऊपर की परत को उठाकर, देखो इसमें खनन कहा जाता है। यह एक सस्ता तरीका है, सुरक्षात्मक पूर्वापायों और उपकरणों का अत्यधिक खर्च नहीं होता, अतिरिक्त उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। कहने का मतलब है ऊपर का जो हिस्सा है उसको उठाकर, परत को उठाकर हमने खनिजों को प्राप्त कर लिया, वो विवर्त खनिज कहलाता है, विवर्त खनन कहलाता है। इस तरीके से खनिज में दो हैं, भूमिगत और धरातलीय। ये धरातलीय का ही पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कुछ कमियां होती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है वो भी बताएं। इस कड़ी में हम अगला जो वीडियो है वो दीपावली बाद आ पाएगा, कारण है कि अब छुट्टियां वगैरह हो गई हैं तो स्टूडियो की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपको दीपावली बाद में वीडियो मिल जाएंगे। और यदि पहले वीडियो मेरे से बनते हैं तो आप 8 बजे जरूर एक बार चेक कर लेना। मैं और वीडियो बना पाऊंगा तो आप तक वीडियो जरूर पहुंचा पाऊंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवाने में जरूर भूमिका निभाएं, जिनसे हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।